लाल ऊर्जा से चमक उठा। जहाओ हमले के रंग की पहचान करता है और फिर वो प्राणी पीछे गिर जाता है, एक इमारत से टकरा जाता है। डीन उसके सामने अपने सफेद आर्मर मोड में खड़ा है, लेकिन अब नीली की जगह लाल धारियों के साथ। एक कैमरा मलबे को रिकॉर्ड करता है। देखने वाला व्यक्ति पूछता है कि क्या यही वह राक्षस था जिसका जिक्र बचाव दल ने किया था, वही जो अपनी शक्ति से पत्थर उठा रहा था, ड्रोन को तोड़ रहा था, जो आखिरी बचा था। देखने वाले लोग पूछते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। पॉप्स कहते हैं संचार अभी अभी बहाल हुआ है, इसलिए बंकर को संपर्क बनाने में वक्त लगेगा। एक महिला बोलती है बंकर को बस इंतजार करना था, क्योंकि मैदान वालों के पास सोचने को बहुत था, फैसले भी लेने थे। उसका साथी पूछता है खोज पर निकलने की तैयारी क्यों नहीं, शायद कुछ लोग बच गए हो। पॉप्स मना करता है बाहर हालात अनिश्चित है, अभी इंतजार करके देखना ठीक है। तभी लड़ाई वाली जगह पर फिर एक धमाका हो जाता है और सब सन्न रह जाते हैं। लिन धुएं से निकलता है, नया कवच उसकी देह की रूपरेखा बनाता है और वह फिर भी और अधिक ऊर्जा सिंह उगाता है। वह सोचता है ये लाल हद से पार था, कुछ और, जैसे फिर सुल की राख। अभी इसलिए वह मुट्ठी कसता है, बच्चा और पत्थर फेंकता है उस युवक की ओर, लेकिन वह अपने विशाल शरीर में गहरी सांस लेता है, जमीन पर बैठकर आगे बढ़ने के लिए तैयार होता है और फिर तेजी से उठकर उन पत्थरों की ओर बढ़ता है जो उस पर फेंके गए थे। लीन हर पत्थर के ऊपर से छलांग लगाता है और उन्हें वापस भेज देता है। यह प्राणी उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करता रहता है, जबकि युवक सोचता है कि अंगारों ने तीव्रता से नहीं जले, बल्कि वे चुपचाप अनंत चिंगारियों की तरह जल रहे थे। राक्षस अपना हाथ उठाता है और कई पत्थरों को इकट्ठा करने लगता है ताकि उन्हें लड़के पर फेंक सके, जैसे किसी उल्का का ढांचा बना रहा हो, और अपनी शक्ति लीन पर छोड़ता है। पोज 1200 हमला पास आता है और युवक सोचता है कि चिंगारियां बुझ नहीं रही थी। वह सोच जारी रखने को मुट्ठी में ऊर्जा भरता है, क्योंकि यह सब विमान में जंगल आग भड़कने की मानो बस एक भूमिका था। लिन ने अपने मुक्के से उल्का पर प्रहार किया, जिससे एक झटका लहर पूरे ब्लॉक में फैल गई। उड़ते पत्थर टुकड़ों से इमारत फटती है, मलबा जोर से आसपास के सभी घरों पर बरसता है और प्राणी को भी जा लगता है। डोरोथी ने पूछा कि वह लाल चीज क्या थी, और कर्ट बताने ही वाला था, लेकिन जू ने उसे इसे गुप्त रखने को कहा। जो पूछता है क्या वह फरिश्ता था। यह सुनकर तीनों वही चौंकते हैं, क्योंकि उसने प्राणी को हरा दिया और वह ईश्वर का भेजा दूत लगा, मगर उसका डरावना चेहरा दानव सा था। लिन अचानक जमीन पर गिरता है, अब उसकी कमर से पंख उगने लगते हैं। वह सोचता है इस बार वह हद से आगे गया और इमारत को भारी नुकसान हुआ। परजीवी कहता है क्या ये ठीक नहीं, क्योंकि ऐसी ताकत बस वही संभाल सकता है। फिर लिन पूछता है क्या तुम सचमुच जाना चाहती हो, और उसे कीड़ा कहकर ताना मारता है। परजीवी चौंकती है, पूछती है क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे। युवक कहता है हाँ। वह अपने हाथ उठाती है और कहती है कि उस पागल डॉक्टर की वजह से, जिसने उसे कोड खिलाया, वह अच्छे मूड में है, इसलिए अगर लीन को कुछ पूछना है तो अभी पूछ ले। लीन पूछता है कि असल में सफेद कवच क्या था, और वह एक और सवाल पूछने ही वाला था। परजीवी उसकी होंठों पर उंगली रखकर कहती है हम ये काम अब बस धीरे धीरे करेंगे। वह कहती है सफेद कवच में बस खाली खोल है, बाहर कवच, भीतर शून्य, आत्मा बिना देह, जो पिछली जिंदगी के जुनून से पूरी तरह बंधा रहता है, जैसे लीन बंधा था, या मोह जो दूसरी समय रेखा में मर गया। परजीवी के लिए समय निरंतर नहीं, इसलिए लिंक मर भी जाए तो वो समय रेखा को छोड़ तुरंत किसी नई समय धारा में कूदती है। इस प्रक्रिया में आत्मा और चेतना उसके साथ चली जाती। जीने का शरीर पीछे छूट जाता, क्योंकि उसका वह रूप जिसने अपनी आत्मा खो दी थी एक खाली खोल में बदल जाता, और शायद उसका वह खोल कहीं बाहर लड़ रहा था। लिन सोचता है कि यादों में जहाँ जहाँ संघर्ष उठा, अब सबका मतलब साफ है। और परजीवी कहता है तुम समझ गए जल्दी। युवक समझता है कि तकनीकी तौर पर वह पुनर्जन्म नहीं, समय यात्रा कर रहा था। बच्चा अपनी खाल उतारता है, भीतर एक कोर होने से ही खाल थी। फिर उसके सिर पर एक ज्वाला अचानक प्रकट होती है। लीन को एहसास होता है कि हर सफेद कवच उन अलौकिक प्राणियों से संबंधित था जो समय में यात्रा कर चुके थे। शाओलियू बारबरा से पूछता है वे क्या ढूंढ रहे हैं। वह कहती है अगर खेत का आदमी जो राक्षस बन गया डिलीवरी लाया है तो हमें फिर देखना होगा क्या है। लेकिन उसकी अधीनस्थ आपत्ति जताती है, कहती है कि यह सबसे उच्च स्तर का सबूत था और उनके बॉस नाराज हो जाएंगे। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि पैकेज आगे था। बच्चा अपना सिर पुकारता, पूछता है वह कहाँ है, और सिर की आग से धधकती विस्फोटक ऊर्जा तेजी से बना देता है। टीन अपनी बाहों से ऊर्जा से खुद का बचाव करता है, पूछता है कि क्या हो रहा है और क्या वह प्राणी मर नहीं सकता। परजीवी कहता है कि वह एक खास बच्चा है और उन्हें उससे ही पूछना चाहिए। वही लीन सोचता है कि वह इतनी बातें क्यों कर रहा है, जबकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता। वह जवाब देती है कि वे सभी वही थी और समय रैखिक नहीं था, लेकिन वह एक मूर्ख था। लीन पूछता है कि क्या ये इस बारे में बात करने का समय है, और क्या वह इसी वजह से बच्चे जैसी हरकत कर रही है। बच्चा हमला करते हुए दौड़ता है और लीन देखता है कि उसकी गति बहुत तेज थी, और राक्षस हाथ में और विद्युत चुंबकीय धमाका जुटाता है, जिससे लड़का अपने रूप में सन्न हो जाता है। वह बचते हुए कहता है मैं लगभग पकड़ा गया था, प्राणी बहुत तेज था, पर मेरे नए रूप के आगे वह कुछ नहीं। बच्चा अपना हाथ जमीन पर रखता है और पत्थर उठाकर लीन की ओर फेंकता है, जो सोच रहा है कि वह क्यों तैर रहा था और क्या यह गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव था। फिर वह प्राणी और पास आकर लड़के की गर्दन पकड़ लेता है।
रीन देखता है कि वह राक्षस उसकी गर्मी को सोख रहा है और कहता है कि यह बुरा है। सोचता है कि क्या वे दोनों एक ही मूल के हैं। परजीवी अचानक उभर कर कहता है कि वे एक दूसरे को पूरी तरह नहीं निचोड़ सकते और लिन झुंझला कर बोलती है कि वह फिर लौट आई। तभी लड़के की पीठ से नीली भुजाएं निकलती हैं। प्राणी का हाथ झटक कर बहुत दूर उछाल देती है। पिन्ने के पीछे एक और कवच उभरता है, चेहरा राक्षसी पर देश स्त्री सी। परजीवी कहता है इनकी हालत देख अब उसे यह सारा काम खुद अकेले करना होगा। लड़का उसे देखकर चकित भी होता है। परजीवी पूछता है क्या उसे लगा था कि वह उसके भीतर रहकर बस देखती रहेगी, पर हैरानी नहीं, दूसरे कोर से वह नया शरीर बना सकती है। बच्चा दोनों पर झपटता है, पर परजीवी उसे रोकते हुए चिताता है कि इससे ऊर्जा संतुलन बिगड़ेगा। फिर वह पैर उठाकर प्राणी से टकराती है। समय नहीं कहते ही वह प्राणी अपने पैर की नोक से अपनी शक्ति चला देता है, हमला पलट देता है। लिन परजीवी को चेताती है, फिर वही गुरुत्व चाल है। वह लड़के से कहती है डर मत, जब वे गुरुत्व से बच नहीं पाए तो ऊपर उठेंगे। वह उसके सीने को छूती है, नीली ऊर्जा लिन तक बहती है और आसपास की जमीन टूटकर बिखर जाती है। परजीवी गुरुत्व से खींचता है, प्राणी हाथ बढ़ाकर झपटता है। तभी परजीवी के हाथ में तलवार आ जाती है। तब भी बच्चे सिर घेर लेते हैं। फिर वह परजीवी के वार से बचता है। कंधे पर हल्की खरोच लगती है और वार की जगह से कवच हट जाता है। दूर से दूरबीन वाला देखकर कहता है हमने तेरे ढूंढ लिया। उनके साथी ने पूछा कि क्या वह यहीं आसपास थी, और महिला ने जवाब दिया कि यह ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन वर्तमान स्थिति पुनर्चक्रण के लिए उपयुक्त नहीं थी क्योंकि उसे एक दिलचस्प लड़का मिल गया था। परजीवी बोलता है यही उसकी असली ताकत है, नंगे हाथ लड़ना फिजूल। लिन सोचती है क्या कोई और काम भी है। जीव अपना हाथ जोड़ रहा था, तभी वह अचानक दरांती बना देती है क्योंकि वह भी वैसा कर सकती है। आदमी टोपी उतारकर कहता है उसने नहीं सोचा था कि 13 पवित्र माता को ऐसी दशा में धकेला जाएगा। उसने रेवलेशन के हंगामे में 13 की क्षमताएं चुराकर फिर उसका सिर लेकर एजेंसी ढूंढने की सोची थी, पर उसे ऐसा होने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। करीना बीच में पड़ना चाहती है और वह कहता है इससे उनकी चालें खुल जाएंगी और लॉजिस्टिक्स एजेंसी किसी खुलासे पर नहीं रुकेगी। लड़की फादर क्रॉस से सहमत है, कहती है क्योंकि उन्हें पवित्र आत्मा ने चुना था। एक और महिला पीछे से एरिना को गले लगाती है और पुजारी से कहती है कि इतना गंभीर न हो, अपना सीना लड़की की पीठ से सटाते हुए। वह कहती है कि छोटी एरिना बचपन से ही भविष्यवाणी संघ की सदस्य रही है, इसलिए ऐसे किसी का ख्याल रखने के लिए धैर्य चाहिए। और एरिना पूछती है कि वह कहाँ छू रही थी। पुजारी कहता है कि जिन्यू देश से आई। महिला बताती है कि पीछा करते कीड़ों से जूझना कठिन था, इसलिए पुजारी उसकी सुरक्षित रहने का धन्यवाद देता है। सब मौजूद है, तो दूर मंच पर नजर रखें क्योंकि योजना जल्द उजागर होने वाली है। बच्चा अपनी नजर से हमला करता है। लिन सोचता है क्या शॉकवेव ने उसे खींचा, पर परजीवी बस सीधे आगे झपटता है, उसे पुकारता। वह सोचता है अभी उसने आकर्षण शक्ति से भयंकर विस्फोट कराया था और अब फिर वही करने लगी। फिर वह परजीवी से कहता है तुरंत रुको, यह सिर्फ धोखा है। परजीवी पास आते ही हैरान हो जाता है। अचानक हुए हमलों की बौछार में फंस जाता है, जिन्हें वह तलवार से रोक लेती है। दरांती की प्रतिकर्षण शक्ति परजीवी को दूर उड़ा देती है। फिर वह प्राणी जमीन से झपटता है, परजीवी के सिर पर नीचे की ओर वार करने के लिए निशाना साधता है। वह कोशिश से चौंकती है, पर वार लग जाता है। उसकी दरांती जमीन में धंसी है, मगर वहां कुछ नहीं था। आगे दोनों की तलाश में देखते हुए लिन परजीवी को अपनी बाहों में थामे हुए कहता है कि जैसा कि उसने पहले भी बताया था, वह तेज थी, लेकिन उसकी तुलना में वह बच्चा उससे कम 500 कॉस्मिक वेग पीछे था। परजीवी उठता है और कहता है कि यह बच्चे की क्षमता थी, कोई साधारण खोल नहीं था। जबकि लिन जवाब देता है कि उसने महसूस किया वह बाकी सफेद कवचों से ज्यादा ताकतवर थी। फादर क्रॉस कहते हैं शरीर खाली होना चाहिए, पर उसमें आत्मा भरी थी और तालमेल नहीं था। टेरा को पहली बार देखकर उन्हें तभी यही बात सूझी, समझ आई, क्योंकि वह एक साथ दिव्य बालिका और एक खाली खोल दोनों थी। उसकी आत्मा और शरीर जुड़े नहीं थे, लेकिन वह श्वेत कवच से अधिक अतिमानवीय थी। हालांकि अभी भी दोनों का थोड़ा सा हिस्सा उसमें था। साहाव सोचती है कि उसे लगा यह सिर्फ उसकी कल्पना थी, लेकिन यह स्थिति वो अपनी परीक्षण विषय से कहती है कि उसे निराश न करे। लिन बस खुद को शांत करने की कोशिश करता है और घबराने से बचता है क्योंकि उसने पहले आकर्षण बल छोड़ा था और दोनों बार उसके शरीर के हिस्से सफेद हो रहे थे। हालांकि कान से हिस्से प्रतिकर्षण बल का उपयोग कर सकते थे। फिर उसे उस जीव की ताकत समझ आती है। ग्रीन पूछता है परजीवी ने अभी उसे जला देने को कहा था, तो आग की ताकत बढ़ाएं। परजीवी वही लाइन दोहराता है। वो मुस्कुराकर तुरंत मान जाती है, कहती है समझ गई, और लीन से हाथ आगे बढ़ाने को कहती है। युवक परजीवी की हरकत से हैरान है। वो उसका हाथ अपनी छाती के बीच में रखती है और लिन पूछता है कि वह क्या करने की कोशिश कर रही थी। उसकी देह में एक दरार बनती है जो लिन के लिए एक हथियार की मूठ का आकार ले लेती है। बच्ची दरांती लेकर फिर झपकती है, पर वार पहुंचने से पहले तलवार अचानक परजीवी की छाती फाड़कर बाहर ही निकल आती है। लिन ने विशाल तलवार खींचकर सामने आ जाती है, नजारा ढक देती है। उसकी प्रचंड शक्ति से बच्ची चौंकती है। विस्फोट होता है और वो उछल जाती है। राक्षस अपनी बाहें बंद किए जमीन पर गिर जाता है, जबकि लिन तलवार को अपने कंधे पर टिका देता है, धीरे धीरे बच्चे की ओर बढ़ते हुए।
परजीवी उसके पीछे से आगे बढ़ता है क्योंकि बायां हाथ प्रतिकर्षण बंद नहीं कर सकता। उसे बाई ही ओर से हमला करो ताकि वो बचाव में प्रतिकर्षण इस्तेमाल करने को मजबूर हो। लिन सोचता है विरोधी के हमले की दिशा काबू में है, पार करने का सबसे अच्छा मौका अब है। और तभी दरांती टेढ़ी होकर विकृत होने लगती है अपने पंखों के साथ आगे बढ़ते हुए। इसलिए वह राक्षस के दाएं से पलटवार करेगा, जिससे उसे आकर्षण बल का उपयोग करके उसे अपने पास खींचना पड़ेगा। आकर्षण शक्ति सिर्फ ही बचाव में चलती थी, इसलिए वह लिंग के वार का रूप भर बदल सकी। इस मामले में यही तो वह युवक चाहता था, क्योंकि इससे यह साबित हो जाता कि उसका शरीर चुंबक की तरह चुंबकीय प्रवाहों का अनुसरण कर रहा था। ये प्रवाह लीन के त्वरण क्षेत्र बन गए, क्योंकि उसकी तेज गति से आने वाली गतिज ऊर्जा को जोड़ने पर वही सटीक क्षण था जब उसे अपनी पूरी ताकत लगा देनी थी। लीन अपने हमले से क्षेत्र में एक विस्फोट करता है। पार करने के बाद वह गहरी सांस लेता है, जबकि बच्चा ऊपर की ओर देखता है। लिन ने तलवार से प्राणी को घायल कर भेज दिया। परजीवी ऊपर से वार कर निर्णायक प्रहार से लड़ाई खत्म करना चाहता है। क्रॉस अपनी गोल्डन पिलग्रिमेज से भगवान से चुने हुए बच्चे की रक्षा की दुआ मांगता है। अटैक लाइट्स एरिना को युद्ध के मैदान पर ले जाती हैं। जिन्हें पूछती है कि क्या उसे सही तरीके से भेजा गया था, क्योंकि इससे कुछ असुविधा हो सकती है। लेकिन लड़की कहती है कि वो ठीक है और होली कॉफिन को बुलाती है। परजीवी ऊपर से वार करने ही वाला था कि एरिना अपनी तलवार निकालती है। वह कहती है ये दिलचस्प है, आईने जैसा। एरिना की आंखों पर सुरक्षा आवरण है जो उसे बचाए रखता है। फिर वह तलवार म्यान से निकालकर परजीवी पर वार करती है। पास आती लड़की पर लिन पूछता है वह कौन है। उसे लगा वह सुपर ह्यूमन है। तभी अचानक टेर उनके सामने टूट जाता है। एरिना झट हाथ से उसका कोर पकड़ती है। पैरासाइट बीच में घुसता है तो जिन्नी छुपे वार की चेतावनी देता है। फिर लड़की तलवार घुमाकर सीधा हमला रोक देती है। वह राक्षस को दूर फेंक देती है। लिन उसकी कमर से पकड़ लेता है। एरिना अपने हाथ में कोर पकड़े हुए कहती है कि तेरा सुरक्षित है और वह जल्दी लौटना चाहती है। लेकिन क्रॉस एक पल का समय मांगता है। पुजारी कहता है कि वह उसे वहां से देख रहा है और उसे सीधा निशाना बनाएगा, इसलिए तभी मौका आते ही उसे कूदना होगा, क्योंकि वह उसके नीचे की जमीन भी गिराना नहीं चाहता। लिन सोचता है एरिना क्या कर रही है। लड़की अचानक झुककर कहती है चंद्र है। युवक पूछता है इंसान सफेद कवच को क्यों बचा रहा है, पर एरिना उछलकर तुरंत दूर जा पड़ती है। क्रॉस जीनियो से कहता है उसे सही ढंग से पकड़ो। तभी अचानक एक औरत आती है। एरिना को गोद में लिए स्वागत करती है। हीनू के अपनाने से लड़की चौंक जाती है। एरिना से कहती तेरे की चिंता मत कर, पर लड़की क्रॉस को जानबूझकर कोसती है। जानबूझकर। पुजारी पूछता है कि क्या वह भी वहां ले जाए जाने पर जमीन पर गिरना चाहती थी, क्योंकि उसकी क्षमता की भी सीमाएं थी। एरिना चिढ़कर 13 का कोर क्रॉस की ओर फेंकती है, जो सोचता है कि एक नया शरीर तैयार होने में शायद थोड़ा और समय लगेगा। जब गिन्यू एरिना को छेड़ रहा था, क्रॉस ने 13 से कहा अच्छी लड़की बनो और सो जाओ। प्रोफेटिक संघ के नेता ने पहले ही सावधानी से बढ़ने को कहा था, इसलिए वह नेता को ललकार नहीं सकता। फिर भी वो उन दो से बात करना चाहता था जिन्होंने तेरह को हराया, पर लिन बोली वे भाग निकले। यंग का मैदान पूरी तरह तबाह था। चारों तरफ बस मलबा बिखरा था। जो बोला धुआं इतना था कि हालात दिखे नहीं। उसे लगा सब खत्म हो गया है। और कॉर्बिन राक्षस के बारे में पूछ रहा था। डॉक्टर ने कहा अभी हम सुरक्षित लगते हैं, मगर मैगी लिन का हाल जानना चाहती थी। अधिकारी मुक्त धुएं में झांकते हुए लिन को पुकारता है। पूछता है कि क्या लिन अभी सुरक्षित बाहर निकल पाई थी। युवक प्रकट होता है और पूछता है कि सब लोग नीचे क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आज उसे कुछ ही पलों बाद मेडिकल रूम में तीसरी मंजिल से उठना पड़ा था। तभी जो पूछता है कि क्या लिन ने सिर पर चोट खाई है, क्योंकि यह तो भगवान का आशीर्वाद लग रहा था। युवक सहमत हो जाता है और जू से अपना हाथ हटाने के लिए कहती है, क्योंकि वह देखने वाली थी। लिन कहता है कि वह ठीक है और लड़की से फुसफुसाकर कहता है कि यह जरूरी नहीं है। जाओ कहता है उसे देखने देने से कुछ नहीं जाएगा। फिर फुसफुसाकर कहता है हमें ठीक से पेश आना चाहिए। जो कहता है कि सबका ठीक होना शुद्ध किस्मत मानी जा सकती है, लेकिन झटकों की वजह से बाहर की पाइपें टूट गईं और हीटिंग सिस्टम शायद अब काम नहीं करेगा। पहुंच 1200 तो एक बड़े चक्कर के बाद वे फिर से वहीं आ गए जहां से शुरू किया था। लेकिन लिन उसे निराशावादी न होने के लिए कहता है, क्योंकि स्थिति उतनी बुरी नहीं थी जितनी उसने सोची थी। सीढ़ियां चढ़ते ही उसने देखा कि खून वाले घोंसले गायब हैं, यानी अब वे नीचे उतरकर निचली मंजिलें देख सकते हैं और रास्ते साफ होने का भरोसा मिला। इमारत में उनकी टोली ही जीवित थी, मगर शोक का वक्त नहीं। हवा बारिश रोकने को पुराने रहने वालों का सामान ढूंढना था। वह जो से कहता है ज्यादा चिंता न करे, वह सबको नई जगह जाने की खबर दे देगा। जो अपने हाथ में फोन लेकर कांपते हुए कहता है कि एजेंसी ने बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया। बाहर कोई ट्रक पर दस्तक देता है। दरवाजे खुलते हैं और सैनिक कैप्टन पॉप्स, सार्जेंट रोड्स और कॉर्पोरल ले का अभिवादन करता है, ये कहते हुए कि वह गुप्त एजेंट साइन व्हाइट है और वह सुपर ह्यूमन लीन को पकड़ने के लिए बंकर के आदेश देने आया है। कॉर्बिन पूछता है कि क्या यही वह गंदा काम था जिसका लीन ने जिक्र किया था, जबकि मैगी सोचती है कि क्या इसका मतलब अब वे सुरक्षित है। और जो यह नहीं कहता कि वे पूरी तरह सुरक्षित हैं, क्योंकि आखिरकार बाहर की स्थिति खराब थी, क्योंकि हीटर खराब था। लिन कहते हैं इस मौके पर उन्हें बेस हटाना था। यह बेहतर फैसला था, क्योंकि इमारत उनके पास थी। वे नीचे की मंजिलें चला सकते थे और सेंट्रल हीटिंग भी काम कर रही थी। इससे वे तुरंत नई जगह जम गए। जो कहती है यह काफी नहीं,
हम केवल ठंड से नहीं लड़ रहे, हमें बचाव ढांचे चाहिए। लीन मानता है वह सही थी और वादा करता है कि वह पूरी कोशिश करेगा। वह पूछता है, क्या सुरक्षा विभाग में जो के पास अब भी व्यक्तिगत रक्षा किट है? अधिकारी कहता है, शायद है, और सिर्फ किट नहीं। आपदा से पहले ब्रुकलिन की पब्लिक सिक्योरिटी ने अपना साजो सामान अपग्रेड किया था, इसलिए कुछ हथियार भी थोड़े बहुत बचे हैं। अगर हम सब इस्तेमाल करें तो पूरी इमारत संभाली जा सकती है। पर वो राक्षसों पर असर होगा या नहीं, उसे नहीं पता। होटन यह कहने की कोशिश करता है कि उसके पास एक आइडिया है, क्योंकि उसने पता लगाया कि अगर वह एक खास सुर बजाता है तो राक्षस हिल नहीं सकते, और यही संगीत की शक्ति होनी चाहिए। लीन कहती है कि यह बकवास है, और जो भी सहमत होता है, जिससे कॉर्बन गुस्सा हो जाता है। युवक सभी को बताता है कि वह और कर्ट पहले नीचे जाकर स्थिति की जांच करेंगे, जबकि कॉर्बन शिकायत करता है और उनसे उसकी बात सुनने के लिए कहता है। लिन उसे समय बर्बाद करना बंद करने का आदेश देता है और कॉर्बन एक पल मांगता है, क्योंकि उनकी रिकॉर्डिंग हो रही है। वो कहता है बस निचली मंजिलें जांचें, मगर कर्ट पहले अपार्टमेंट में अपने गिटार को केस में वापस रखना चाहता है। कॉर्बन बोला, पहले ध्यान नहीं गया, पर सियाटल के छोटे कस्बे में वह खुद तो तंगाल रहता था, फिर भी लीन बड़ी आराम से जी रहा है। या तो कोई गैरकानूनी काम कर रहा है? युवक बस इतना ही पूछता है, सोचते हुए कि उसकी हालत में साधारण भी शाही लगता है, क्योंकि सफेद कवचधारियों की अचानक जमी हुई मौजूदगी इतनी अप्रत्याशित थी कि सचमुच सामान्य जिंदगी भी विलास बन गई। यह भी शांति का दुर्लभ पल था। लिन सोचती रही, यह कब तक चलेगा? आखिर सब थके हैं और उन्हें आराम चाहिए। जो स्नान करते हुए एक कार्ड देखती है और समझती है उसे अपनी भावनाएं सुलझानी होंगी। मैगी अपने पिता और डोरोथी की फोटो देख रही थी, क्योंकि कितना भी मुश्किल हो, हारने की वजह नहीं थी। भावों से ढके तन मन के बावजूद उन्हें बेझिझक जीना था। इसलिए लिन को कुछ बातें साफ शब्दों में समझानी थी, ताकि सच पता चले। तो कॉर्बन को कॉल करता है। दोस्त पूछता है क्या है? वो कहता है, कोर्ट को बताने वाली बात शायद भी अविश्वसनीय लगे। दोस्त पूछता है, तुम अचानक ऐसा क्यों बोल रही हो? लिन कहता है, माने या न माने, जो मैं कह रहा हूँ वही सच है। कर्ट फिर तंज करता है, राक्षसों से लड़कर क्या तुम्हारा दिमाग भी गायब हो गया? लिन सोचता है, क्या उसका दोस्त लिन मो उसे नहीं पहचानेगा, और वर्षों का करीबी दोस्त भी अब सुपर ह्यूमन बन गया। कुछ अजीब बात। कर्ट को इस पर जरूर शक होना चाहिए। युवक समझ आता है कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति कोई ऐसा था जिसे जीवित नहीं होना चाहिए था। एक लिन मो जो किसी और अमेरिका से आया था और जिसने कोर्ट के दोस्त के शरीर पर कब्जा कर लिया था, और उस शरीर का असली मालिक अब वह नहीं था। इससे कोर्ट उस बड़ा चढ़ाकर बताई गई बात से हैरान रह गया। लीन ने कहा कि इसे स्वीकार करना मुश्किल था और उस पर विश्वास न करना वही था जिसकी उसे उम्मीद थी, लेकिन वह उसे इसलिए बता रहा था क्योंकि वह इस शरीर के असली मालिक का अच्छा दोस्त था। और कुछ दिनों बाद यह और भी मुश्किल हो जाता, इसलिए वह कोर्ट से सच छुपाकर उसे परेशानी में नहीं डालना चाहता था। ऑर्गन टिप्पणी करता है कि वह मूल रूप से एक ऐसा लिन मो था जिसे बचपन में कभी कोई बुरा दोस्त नहीं मिला था, और पूछता है कि क्या यह सही है। लीन युवा व्यक्ति की प्रतिक्रिया से हैरान है, लेकिन कोर्ट आगे कहते हैं कि उन्हें एक दूसरे को फिर से जानना चाहिए, और खुद का परिचय कोर्ट कॉर्बिन के रूप में देते हैं, जो लीन मो के अच्छे दोस्त हैं। युवा व्यक्ति इस परिचय पर बस हंस देता है। फिर कोर्ट ने अपनी सिगरेट मुंह में रखी और उसने अभी जो कुछ भी कहा था उसके बारे में पूछने लगा, क्योंकि आखिरकार वह अभी लीन मो ही था, और अगर यह लीन मो अपनी जान गंवाकर किसी और के शरीर में आ गया तो शायद उसे लगता होगा कि ऐसी बातें कहने में वह बहुत कूल लग रहा है। लिन दोस्त का हाथ पकड़कर खुद को लिन मो बताता है। कर्ट से कमरे में धूम्रपान न करने को कहता है। कर्ट माफी मांगता है। बाहर इमारत के पास कार बर्फ में धीरे चलती है। रोज कॉल करता है। पॉप्स, एक बूढ़ा, पूछता है, अगर हम रेस्क्यू टीम है तो थिएटर फील्ड वर्कर्स। वह आदमी एक पल के लिए चुप रहता है और कहता है कि उसे पता था कि एजेंट व्हाइट पर समय का दबाव है, लेकिन पूछता है कि क्या पहले उन्हें कुछ जानकारी का आदान प्रदान नहीं करना चाहिए। व्हाइट जवाब देता है कि समय बर्बाद करने का कोई मौका नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि वे क्या पूछने वाले हैं, और एक बचाव दल के रूप में उन्होंने जरूर देखा होगा कि पहले से बहुत कम जानकारी दी गई थी। उनके सामने लक्ष्य को पकड़ने की कोशिश कर रहे इंसानों का एक समूह था। तब कुछ बताने में देर होती, इसलिए वह मुख्य बातें कहता, क्योंकि जमाव शुरू होते ही नेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो ने नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट प्रोटोकॉल सक्रिय कर दिया। उस समय संचार काट दिए गए थे और प्रोटोकॉल का क्रियान्वयन अराजक हो गया था। पॉप्स कहते हैं कि उसी अवधि के दौरान उनकी टीम को कोई आदेश नहीं मिला और उन्हें स्टैंड बाय पर छोड़ दिया गया, लेकिन उन्होंने पहले ही यह उल्लेख किया था कि संचार विफलता कोई तकनीकी समस्या नहीं थी। व्हाइट कहते हैं, राक्षस कितने भी ताकतवर हों, वे बैकअप संचार योजना को भी नहीं मिटा सकते थे। ये इंसानों का किया था। कमांडर बोलते हैं, तुझे तो पूरी आपदा और बाद की घटनाएं कुछ ज्यादा ही सुविधाजनक थी। मानो तय। वह एक सहमत होते हैं और जोड़ते हैं कि सौभाग्य से संचार फिर से स्थापित हो गया था। हालांकि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट और बायोस्टैट विभाग को संदेह था कि इन घटनाओं की श्रृंखला को किसी अजीब गुप्त संगठन द्वारा योजनाबद्ध किया गया था। रोड्स आता है और कहता है, उसने दावा किया कि CIA में उनका कोई रिकॉर्ड नहीं और नेशनल इंटेलिजेंस ग्रुप भी उन्हें नहीं ढूंढ सका, पर जीवित हो या मर चुके उनके पास रेस्पिरेटर तो होने चाहिए। ये कहानी बच्चों को ही सुनाए, वह भी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में थी, और एक भूतिया संगठन को किसी न किसी तरह का सुराग छोड़ना चाहिए था।
वाइट कहते हैं कि भूतों की जगह एस्पर सही शब्द होगा। रूट्स पूछता है कि क्या वो ऑपरेशन टारगेट का कोड नहीं था, और वाइट समझाते हैं कि अगर वह खुद इस सब से नहीं गुजरे होते तो वह भी इसे हास्यास्पद ही मानते, लेकिन नतीजा साफ था। इसके बाद वह अपनी गर्दन से एक लॉकेट निकालते हैं। वह सबूत सैनिकों को दिखाता है। पॉप्स और रोड्स हैरान होकर संवेदना जताते हैं। वाइट कहता है एस्पर संगठन भूत सा गुप्त था, पर हमें पता था कि वही दुश्मन है। पॉप समझता है अफसरों को लगा निशाना कोई दूसरा एस्पर था, यही उसका निष्कर्ष। ली कार चलाता है और मानता है कि एस्पर संगठन दूसरों को भर्ती करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगर वह गलत था तो माफी मांगता है। वाइट समझाते हैं कि उनकी क्लियरेंस लेवल इतनी ऊंची नहीं थी कि वे मामले की पूरी जानकारी जान सके, और शायद कॉर्पोरल लाई सही थे, क्योंकि जितना वे समझ पाए सब्जेक्ट 0 ही एकमात्र पता चला हुआ एस्पर था, और उनकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए समझने के लिए वही एकमात्र विकल्प थे। इसलिए बंकर ने उसे निशाना बनाया। कार अचानक रुकती है। पॉप्स पूछते हैं क्या हुआ, और ली चीफ को फोन करता है। पटरी पर 2 बच्चे खड़े थे। कैप्टन कार के रियरव्यू मिरर से देखता है और कहता है कि यह अजीब है, लेकिन वह पहले बाहर जाकर जांच करेगा। वह दोनों के सामने उतरता है और पूछता है कि क्या वे ठीक हैं। खुद को नेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो के एजेंट के रूप में परिचय देता है और उनकी मदद करने की पेशकश करता है। दोनों बचे हुए लोग उसका धन्यवाद करते हैं और बाहर निकलने में मदद मांगते हैं, क्योंकि ब्रुकलिन नर्ड बन चुका था। वाइट बातचीत सुनते हुए अपना हथियार थामे रहता है। पॉप समझाते हैं कि मामला थोड़ा जटिल है, सोचते हुए कि भले ही वे एक कॉम्बैट टीम है, उनके पास अभी एक जरूरी मिशन है, लेकिन वह उन्हें पीछे नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये उनका कर्तव्य है। दोनों जीवित बचे लोगों को चौंकाते हुए उसने बताया कि उसे एक जरूरी काम पर जाना है, और दोनों नागरिकों को सूचित किया कि कार में कुछ सामान है जिसे वह दोनों के साथ बांट सकता है। सामान के बारे में गहरे भाव के साथ पूछा गया। तभी लड़की चाकू निकालती है। पॉप्स कहता है हालात कठिन है, बस शांत हो जाओ। वह बंदूक पकड़ने बढ़ता है, मगर बचे लोग उसे थाम लेते हैं। लड़की अचानक झट से चाकू चलाती है और सीने में सटीक गोलियां उसे वही रोक देती है। वाइट दूर से निशाना लगाया था और उसने एक आदमी के सिर में गोली उतार दी। इमारत की छत पर कोई मोलोटोव लिए था और वाइट ने उसे पहले ही देख लिया। वो मोलोटोव जलाता है। तभी सैनिक राइफल तानकर बोर चढ़ाता है, उसे गिराने को निशाना साधता। मोलोटोव पर नजर टिकाकर वह फिर स्नाइपर चलाता है, बम को हवा में ही उड़ा देता है। उनके पास पहुंचने से पहले पॉप्स एक बच्चे को लात मारता है, दूसरे की छाती पर कोहनी लगाता है, और वाइट फिंगर्स उन्हें हेडशॉट से ढेर करता है। पॉप्स पिस्तौल निकालकर महिला की छाती में गोली मारता है, फिर सिर में एक और शॉट से खत्म करता है। वाइट दिखता है, एक बचा हुआ कुल्हाड़ी लेकर उस पर झपटता है। वह कमर से बंदूक खींचता, फौरन निशाना साधता, फिगर दबाता और बिना हिचक सीधे आसानी से उसे गोली मार देता। हाथों और पैर में कई गोलियां लगती हैं। वाइट सिर में गोली मारकर उसे खत्म करता है। पॉप्स चिल्लाता, मैं सुरक्षित। सैनिक भी कहता है। फिर वह तुरंत कार में लौटता। रोग्स वहां निकलकर उससे कुछ पूछता है। पॉप्स पूछता है क्या गड़बड़ है, पर रोड शक करता है कि वे सर्वाइवर थे या नहीं। कहता है लोग पागल हो जाते हैं, और उम्मीद करता है सब्जेक्ट 0 नहीं। ऑर्बिन को चिताता है, उसने चीज वही रखी थी, पर लिन जो के साथ ड्राइंग कर रही है। जो कहता है ये जगह एक ग्रीन हाउस बन सकती है। कट बोलता है जिन्हें बेहतर पता नहीं, वे समझेंगे कि वे $0 खरीदारी कर रहे हैं। समूह की योजना को संक्षेप में कहें तो तीसरी मंजिल के पूर्वी हिस्से को एक विशाल ग्रीन हाउस में बदल दिया जाएगा, जबकि पश्चिमी हिस्सा रहने के लिए उपयुक्त होगा। छठी मंजिल बुरी तरह टूटी थी, बाकी भी प्रभावित, इसलिए सबके लिए तीसरी मंजिल पर रहना ही ज्यादा सुरक्षित था। जहाँ तक पहली और दूसरी मंजिलों का सवाल है, वहाँ जाल बिछाए जाएंगे और सुरक्षा कक्ष एक अग्रिम चौकी या कमांड सेंटर के रूप में काम करेगा। लेकिन लिन को लग रहा था कि कुछ कमी है। जो कहता है जवान दिनों में वह इसे एक हाथ से कर लेता था। कॉर्बिन बोलता है टिंग मत मार। अफसर पूछता है क्या तुम लोग इसे आजमाने गए चल रहे हो? तब बोर्ड भी बूढ़े की चुनौती मान लेता है। लिन को यह बचकाना लगता है, पर जू कम्युनिकेटर पर चेतावनी देकर कहती है कि वो उसके पास आए। युवक पूछता है क्या हुआ? डॉक्टर बोलती है वहां पहुंचकर खुद समझ जाओगे। वह मानकर तुरंत जाता है, उसके सामने रुककर और पूछता है उसे क्या चाहिए? पर जूस कहता है पिछली जंग में उसने अपनी जाति को देखा था। युवक मानता है वही थी जिसने सफेद कवच का कुर चुराया। जाओ कहती है उसी वक्त उसे कुछ बताना है। वह रिकॉर्डेड संदेश चलाती है। कोई ठंड में बचे लोगों से कहता है खुद को दोष मत दो। लिन पूछता है कि वह उसे ये क्यों सुनवा रही है, लेकिन डॉक्टर उसे सुनते रहने के लिए कहता है। ऑडियो में कहा गया है कि अतीत में भगवान ने दुनिया के पापों को धोने के लिए बाढ़ भेजी थी। यहाँ सरकार ने लोगों को बरसों से ब्रेन वॉश किया, सब पर निगरानी रखी, सार्वजनिक कर्ज को अनुबंध बनाकर उन्हें पाप की ओर धकेला। मगर ईश्वर दयालु था, इसलिए शुद्ध आत्माएं धन्य होंगी। अचानक तभी जीन्यू को एक सफेद कवच मिलता है। वह उसकी सीने को छूकर अपना हाथ अमूर्त कर देती है, फिर भीतर से रॉकेट लॉन्चर निकालकर राक्षस पर तानती है और दाग देती है। 1 सेकंड में उसे उड़ा देती है और वो तुरंत मिट जाता है। संदेश में कहा गया है कि खोई हुई धरती को पवित्र बच्चों के नेतृत्व में आने वाले प्रलय में आशा मिलेगी। पोस 1200 तो यह दुष्ट सरकार पर न्याय था। संदेश सुनते समय कॉर्पोरल ली को चौंकाते हुए क्रॉस अपनी शक्ति से लड़की के हाथ के कैन को छूता है। संदेश आगे चिताता है उनके साथ जुड़ो, वरना जल्द मुसीबत भी आएगी।
पवित्र पुत्र तुम्हें बचाएगा, पाप अपने में लेगा और पुजारी तुम्हें अपने राज्य तक ले जाएगा। झाओ पूछता है, क्या तुम्हें समझ है कि तुमने अभी क्या सुना? लिन को लगा यह सरकार विरोधी पंथ है और उनका आशीर्वाद व पवित्र पुत्र शायद इस पर है। झाओ कहता है, अगर ऐसा है तो संभव है, पर मामला पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो चुका है, क्योंकि बहुत समय से मानव जाति में एक किंवदंती थी, चाहे वो फ्रीमेसन्स हो या इल्यूमिनाटी। लेकिन अब सोसाइटी ऑफ प्रॉफिट्स एक अंधेरा पंथ भारी गंदा काम करता था, लेकिन कुत्ते ने पलटवार किया, पेंटिकन को संक्रमित कर दिया। इसीलिए उन्होंने इसे लड़ने को एनएलएसवी बनाया। यह कहानी लगभग भुला दी गई थी और इसे भुला देना ही चाहिए था, लेकिन अब कभी मिटाया गया भविष्यवक्ता समाज हिम प्रलय से फिर उभर आया। लिन पूछती है, क्या उसने जो अभी कहा वह गोपनीय नहीं जानकारी? वो बायोसेफ्टी विभाग में काम कर चुकी थी। जहाओ समझाती है कि दुर्भाग्यवश उनकी एक बहुत ही खराब दोस्त भी थी और वह एक खुफिया एजेंट थी, या यूं कहें कि एक पूर्व एजेंट। पॉज 1200 रोड्स अचानक छींकते हैं और ली पूछते हैं कि क्या वह ठीक है। लड़की कहती है, सोसाइटी ऑफ प्रॉफिट्स भंग नहीं, मिटाई गई थी और एनएलएसपी सीआई जितना निकम्मा नहीं। इसलिए उसे एक सासी अंदाजा भी हुआ कि एस्पर्स वाली सोसाइटी ऑफ प्रॉफिट्स दूसरे ब्रह्मांड से है, जैसे लीन एक भूत। युवक चकित है कि उसे सब पता था। सोचता है क्या सिर के पेंडेंट से वह अब तक चुपचाप यहाँ हर बात सुनती रही। जहाओ धुआं छोड़ते हैं और कहते हैं कि यह दो पुरुषों के लिए भावुक और थोड़ा मीठा है, लेकिन लीन चिल्लाते हैं कि यह दोस्तों के बीच का बंधन है। डॉक्टर आगे कहते हैं कि अगर ऐसा है तो शायद सोसाइटी ऑफ प्रॉफिट्स ने लीन पर ध्यान दिया होगा और किसी भी हाल में उनके पास एक दुश्मन था जिससे उन्हें अपनी रक्षा करनी थी। वो पूछती है, क्या वह शिफ्ट नहीं होगा? क्या हम उसका सामान उठाएं? एशटे भी न भूलें। और लिन कहती है, मैंने उसे बस इसीलिए फोन किया। लाई रेडियो बंद कर कहती है, अगर यह सोसाइटी ऑफ प्रॉफिट्स का काम था तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को रिकॉर्ड न मिलना हैरानी नहीं। वह रोड से पूछती है, कोई राज है? महिला जवाब देती है, यह राज से भी बड़ा नेशनल इंटेलिजेंस कैबिनेट से जुड़ा मामला है। लेकिन अफसरों की सोच थी। एक हाथ उसका मुंह ढक देता है। पॉप्स रोड से बोले, उसे फील्ड विभाग भेजा गया, न भूलना। वाइट एक संदेश सुनता है जिसमें कहा गया है कि हालांकि संचार बहाल हो गया था, यह अभी भी अस्थिर था और जल्दी करना जरूरी था, क्योंकि अब यह पुष्टि हो गई थी कि सोसाइटी ऑफ प्रॉफिट्स का संबंध एस्पर्स से है और इसलिए टारगेट 0 को पकड़ना सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। मिशन जल्दी पूरा हो, इसलिए वरिष्ठों ने उसे विशेष उच्च अधिकार दिया। इस वक्त किसी भी तरह का विरोध अपवाद मानकर भी मानवता बचाने की योजना के लिए सीधा खतरा था। इसलिए सर्वोच्च अधिकार से वह अपनी मर्जी से खतरा आसानी से मिटा सकता था और किसी भी वक्त दूसरे एजेंट सक्रिय कर सकता था। कक्ष 303 में एक हाथ बर्गर थामे है, फिर मैगी बड़ा कौर भरती है। डोरोथी कहती है, उसने नहीं सोचा था कि लिन इतनी जल्दी खाना उगा देगा। उसकी बदौलत वह सचमुच बर्गर की तारीफ कर सकती है। लिन कहती है, उसने जो सीखा पेशी स्कूल में ही सीखा। धन्यवाद करना हो तो बस विज्ञान को। जो फ्रिज खोलता है अचानक चौंकता है, अंदर एक बोतल देखकर। डोरोथी बताती है कि सामान सहेजते हुए उसे यह मिला। उसने सुना जो कुछ पीना चाहता है तो उसके लिए बोतल ठंडी की, जो धन्यवाद देता है। पानी के गिलास में टकीला डालता है, फिर नींबू आधा काटता है और नमक लगी ड्रिंक मिस्टर लिन को देता है। लिन ने बूढ़े आदमी से पूछा कि वह क्या था। जो ने कहा कि सबसे प्रामाणिक टकीला को सबसे पारंपरिक तरीके से पीना चाहिए और वह ये पेय अपने उद्धारकर्ता को पेश करता है, इसलिए उन्हें बैठकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेना चाहिए। लिन उसका धन्यवाद करता है ड्रिंक के लिए और कहता है कि वह एकांतवास नहीं करेगा। फिर वह नींबू को अपनी जीभ पर फेरता है और अपनी उंगली से टकीला पीता है। अंत में खट्टे नींबू को चूसता है, जो वह ड्रिंक डॉक्टर को ऑफर करता है, लेकिन वह समझाती है कि वह पीती नहीं है, इसलिए स्मोक करती है। शराब से लिन को मिचली होने लगती है। डोरोथी कहती है, मैंने मिस्टर कॉर्बेट नहीं देखा। लिन कहता है, वे ड्यूटी पर है। डोरोथी बोलती है, मैं उसका हिस्सा ले लूंगी, पर लिन कहता है, जरूरत नहीं मत। हालांकि हाउसकीपर का कहना है कि सैनिक बाहर से यह दृश्य देख रहे थे। वाइट सभी को संचार जांचने की तैयारी करने के लिए कहता है। यह अल्फा परीक्षण था। पेस पर रोड्स कहती है, वह ठीक है, और HQ से ब्रावो व डेल्टा को बुलावा आया। ब्रावो यानी पॉप संदेश मिलने की पुष्टि करता है। डेल्टा यानी ली भी पुष्टि करता है। फिर सैनिक कहता है, अब बातचीत बच्चा संभाले। रोड्स ने पॉप्स और ली से कहा कि अभी हस्तक्षेप हो रहा है, इसलिए उसे फिर से थोड़ा समायोजित करना होगा। दोनों इसके बारे में पूछते हैं, लेकिन ब्रावो समझाता है कि समायोजन यथाशीघ्र किया जाएगा। रोड्स सहमत होती है और कहती है कि उसने प्राइडा चैनल पर स्विच कर लिया है। पॉप्स पूछता है कि वह क्या था और वह रहस्यमय क्यों बन रही थी, लेकिन रोड्स ये सवाल उठाती हैं कि क्या उन्हें बल प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि टारगेट 0 खतरनाक नहीं लग रहा था और उन्हें लगा कि फील्ड एजेंट उनसे कुछ छुपा रहा है। ब्रावो सहमत है, मानता है कि अफसर शामिल हैं, क्योंकि समय के साथ इंटेल को आभास हो जाता है, पर कप्तान होकर वह चाहता है उसे कुछ न हो। वह कहता है कि वह लड़की को नहीं रोकेगा, फिर भी उसे सावधान रहने को कहता है। तभी रोड्स फिर फोन कर बताता है कि समायोजन पूरा है और ऑपरेशन शुरू करता है। लिन जो के गिलास में और ड्रिंक डालती है और पूछती है क्या उसकी बेटी है।
जाओ बताते हैं कि उनका एक परिवार था, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को लगभग 20 सालों से नहीं देखा था। वह बाहर जमे हुए थे और सोच रहे थे कि उनकी बेटी कैसे होगी। वहीं जाओ चेतावनी देते हैं कि वह घायल है और उन्हें कम पीना चाहिए। फिर जाओ अपनी बेटी से पहले ही नशे में होने के लिए माफी मांगते हैं। लिन को हैरान करते हुए उस आदमी ने जाओ का हाथ पकड़ा और अपनी बेटी जोआना को पुकारा। जाओ नाम की इस संयोग पर हैरान हुआ, लेकिन कुछ नहीं बोला। फिर वह आगे कहता है कि अपनी बेटी और उसकी माँ की रक्षा न कर पाना उसकी गलती थी। लिन हंसता है। यू पूछता है क्यों, और जो अपनी बेटी से बार बार पिता को माफ करने की विनती करता है। युवक सोचता है अगर वे उस पल बर्फीले प्रलय के बीच न होते तो वे एक परिवार लगते। तभी अचानक बत्तियां बुझ जाती हैं। लिन पूछती है क्या जनरेटर बिगड़ गया। जो को कुछ अटपटा लगता है। वह झट खड़ा होकर कहता है अब वक्त आ गया, यही संकेत है। लिन सोचता है ओल्ड कियाओ कहाँ जा रहा है, पर वह चुप है। जो गुस्से में चाकू झपटता है और उसे म्यान से निकाल लेता है। अपार्टमेंट के अंदर वाइट एक बाधा के सामने आता है और कहता है कि यह पूरी तरह से बंद है और ऐसा ही होना चाहिए। ली पूछता है कि क्या मुखबिर भरोसेमंद था और पॉप्स सुझाव देता है कि वे इसे जांच ले। कॉर्पोरल मेंटेनेंस टनल खोलने में कामयाब हो जाता है और तय करता है कि वे अंदर जाएंगे। ब्रावो आगे बढ़ता रहता है और मुख्यालय को सूचित करता है कि वे 3वीं मंजिल पर पहुंच गए हैं। रोड्स मुख्यालय को मॉनिटर चालू करने का निर्देश देती है क्योंकि उसे वीडियो चाहिए और वे योजना के अनुसार अलग अलग होकर खोजबीन करें, नागरिकों को ढूंढे और फिर लक्ष्य को सुरक्षित करें। वाइट कहता है कि वे केवल 3 लोग हैं और उन्हें दूसरों और आपात स्थितियों में समर्थन देना चाहिए और ऐसे समय में औपचारिकताओं की कोई जरूरत नहीं है। और सैनिक सहमत होते हैं और वाइट सीढ़ियों की ओर बढ़ते हुए अलग हो जाता है, जो 3वीं मंजिल के अंदर नकाबपोश है। सैनिकों पर छुपकर हमला करने के लिए तैयार है। लिन पूछता है कि अब क्या स्थिति है और जहो कहती है कि उसे नहीं पता, इसलिए वह युवक चुप रहता है, आगे देखता रहता है। जहो उसकी ओर देखता है और सिर हिलाता है। तभी अचानक अपार्टमेंट में प्रकट होता है और उन्हें आवाज देता है क्योंकि कुछ बड़ा हुआ है। कुछ लोग बंदूकें लेकर आ गए थे और वे दोस्ताना नहीं लग रहे थे। ली प्रकट होता है और घोषणा करता है कि वह सुरक्षित है और पॉप्स भी वही करता है, लेकिन जो अचानक गिर जाता है, अभी भी नकाब पहने हुए। पॉप्स अपनी बंदूक उसकी ओर तानता है और ली भी वही करता है। जो चुप रहता है जबकि सैनिक सोचते हैं कि क्या वह एक नागरिक है। पॉप्स घोषणा करते हैं कि वे नेशनल रेस्क्यू टीम के साथ हैं और ली मुख्यालय से संपर्क करते हैं कि उन्हें आम नागरिक मिले हैं। फिर कप्तान जो के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश करते हैं, यह कहते हुए कि वे मदद करने आए हैं, लेकिन जो उस मदद पर सवाल उठाता है। नेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो की रेस्क्यू टीम वाली बात दोहराते हुए पूछता है कि वे कब से इतनी इंसानियत भरी चीजें करने लगे हैं। रोड्स चेहरे का मास्क याद कर कहता है अच्छा है इंटरनेट चलता है, खोजकर मुझे आखिर ढूंढ ही लेता है। महिला ब्रावो को बताती है कि वह एक साधारण नागरिक नहीं है और पुरुष पूछता है कि उसका क्या मतलब है। माचिट और एनएसएलटी का एजेंट सैन डिएगो में कार्टेल्स उड़ाकर तस्करों की आंतों से रस्सी बना, जेल से भागा और फिर खास मिशनों के लिए चुना गया। पॉप्स हथियार निकालते हुए कहता है वो उन्हीं में से है। जो बस दोहराता है उन्हीं में से। सब हैरान रह गए। फिर वह चाकू को म्यान से निकालता है और पॉप्स के हाथ पर वार करता है, कहते हुए कि उसने उसकी जेट की जान ली थी। तलवारबाज पॉप की 2 उंगलियां काट देता है और झपटता है, चिल्लाकर कहता है कि जोआना उससे छिन गई। पॉप हाथ से चाकू थामता है। तभी जो पूछता है तू खुद को हम में से एक कैसे कह सकता है। ईद पॉप्स की आड़ से जो पर निशाना लगाता है, फिर सीनियर को झुकने को कहे जो पर फायर करता है, मगर गोली मास्क से टकराकर उछलती है। जो पॉप्स को लात दूर करता है, कमर से कुनाई निकाल ले पर फेंकता है। चाकू झट आदमी की ओर बढ़कर उसे जानलेवा वार करता है। व्हाइट ब्रावो और डेल्टा को खबर देने की कोशिश करता है, पर कम्युनिकेटर बंद है। वो सोचता है कि क्या हो रहा था। लिन उसके पीछे आकर कहती है कि बाहर बर्फ आंधी के बावजूद लोग अंदर ही थे, दूसरों के घरों में घुस रहे थे। व्हाइट पिस्तौल निकालता है, पर गोली चलाने तक वह आदमी गायब हो जाता है। लिन उसे कहती है तुम शोर मचाने वाले घुसपैठिए बस हो। व्हाइट अपना परिचय देता है, यह कहते हुए कि वह एनएसएलबी का एजेंट है और वह लीन मो को पकड़ने के लिए वहां आया है। युवक फिर गायब होता है, बस कुछ निशान छोड़कर, और पूछता है क्या तुम मुझे गिरफ्तार करोगे। उसे यह मजेदार लगता है क्योंकि उसे बर्फ की नहीं, सिर्फ मुझे पकड़ने की फिक्र है। एक व्यक्ति जानना चाहता था कि पतन के बाद व्यवस्था रखना उसका फर्ज है या वह अब भी कुछ छिपा रहा है। व्हाइट फिर लीन पर निशाना साधता है, कहता है मुझे मत ललकारो वरना सच में गोली चलाऊंगा। लीन बोलता है पहले पक्का कर लो कि तुम वाकई मुझे लगा पाओगे। इसके साथ ही उस आदमी ने अपनी स्नाइपर राइफल चलाई, उसकी एब्सोल्यूट प्रिसीजन मोड को सक्रिय किया। लीन ने अपनी गति का इस्तेमाल करते हुए गोलियों को चकमा दिया और आगे बढ़कर सिर्फ एक बार में व्हाइट के सिर पर प्रहार किया। आदमी का फोकस डिवाइस जमीन पर गिर गया। लीन समझता है कुछ गड़बड़ है, उसने साफ सिर पर निशाना लगाया था। और व्हाइट कहता है गरीब बस थोड़ा झुका। किस्मत से उसकी अंतर्ज्ञान हमेशा तेज थी और लिन सोच रहा होगा कि उसने सिर क्यों नहीं घुमाया। वही उसे लिन के वार की राह बता रही थी। आसान शब्दों में लिन कूला उठाए तो वह समझ जाए, अब यह पा देगा बस उसके ढंग से ही। लिन पूछता है कि वह आखिर है कौन, लेकिन व्हाइट एक समान क्षमता सक्रिय करता है और पूछता है कि क्या उसने पहले ही नहीं बताया था कि वह नेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो का एजेंट साइन है। व्हाइट और लोग उसे एस्पर कहते हैं। रोड्स अल्फा से संपर्क करने की कोशिश करता है, कहती है कि वह उसकी स्क्रीन नहीं देख सकती।
वह सीटी बजाकर डायन को पकड़ने की कोशिश करती है। एचक्यू को फोन कर मदद मांगती है। ये घबराकर चिल्लाता है, कहता है उसे और पॉप्स को चोट लगी। तभी कई चाकू दोनों पर उड़ते हैं और उनकी पीठ व वेस्ट में सीधे धंस जाते हैं। जो धीरे धीरे गिरे 2 लोगों के पास बढ़ता है। ले उस पर हथियार ताने हैं। वे चौंकते हैं। आदमी नजर से गायब। तभी जो पीछे आ जाता है। अचानक कहीं से पत्थर उसे लगते हैं। उसे रोकते हैं। दोनों बचते हैं। लीन अपने पुराने दोस्त जो से भिड़ जाता है। वह सोचता है, मैं लापरवाह था। ठीक उसी क्षण एक प्राणी कमरे में घुसता है। लीन पीछे मुड़कर देखता है कि वह किससे टकराया। फिर शराब की गंध से समझता है कि वह बूढ़ा कल था। युवक जो को उठाता है और पूछता है, तुम दोनों आखिर कौन हो? पॉप्स उन्हें कहता है, अपनी पहचान पर जो कहना है सुनो। पर वह जीभ पांव पटकता है। लिन कहती है, पहले उस आदमी से निपटो, फिर बाकी बात बाद में। पॉप्स बस रेडियो के जरिए मुख्यालय को रिपोर्ट करता है। पूछता है कि क्या वह एक खाली खोल था और उन्हें सूचित करता है कि उसने नंबर से संपर्क किया है। पोज 1200 प्राणी तेजी से अपनी पुतली नीचे की ओर ले जाता है। पॉप्स पर बिजली का हमला करने की तैयारी करता है, लेकिन व्हाइट डोरियां खींचता है और उसे रुकने का आदेश देता है, जिससे वह प्राणी अपना हाथ नहीं हिला पाता। क्रिश्चियन समझाता है कि लिन मोही निशाना था। वह एक नजर से लिन को चिताता है। युवक दांत बींचकर लड़ाई को तैयार होकर कहता है, यह कठिन और टालना नामुमकिन है, और जुड़ता है, अब सामना करना पड़ेगा। फिर वो जो को जमीन पर रखता है, नहीं माफी मांगता है। उस पर एक ड्रिंक बाकी थी। तभी वह राक्षस में बदलने लगता है। व्हाइट कहता है, सब्जेक्ट जीरो से ही उम्मीद था, फिर भी अपनी आंखों से देखकर झटका लगा। लिन पूछता है, क्या इसका मतलब जान को कुछ पता था? तभी राक्षस लिन को पकड़ने झपटता है, मगर वह फौरन एक्सेलरेशन कर बच निकलता है। हमला स्लो मोशन में देख लिन पीछे देखता है। सोचता है वहां लड़ना मुश्किल है, और ऊर्जा भरी मुट्ठी से घुंसा मारकर साउंड बैरियर तोड़ता है ताकि वार मुड़ जाए। ये देख प्राणी भी अचानक चौंक उठता है। व्हाइट सोचता है, क्या यह साउंड बैरियर था और लीन ने इसी से वार मोड़े। लीन प्राणी संग तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर दोनों की ओर झपटता है और ढाल पर फिर चोट करता है, सोचते हुए कि क्या वह ऊर्जा की बनी है। जैसे ही तीनों जमीन पर गिरते हैं, एक धूल का विस्फोट फूट पड़ता है। लीन उठता है और कहता है कि यह जटिल होने वाला है, क्योंकि राक्षस खुद एक प्रकार की शक्ति था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ढाल थी। हालांकि उसने अभी भी खुद को पूरी तरह निराश नहीं माना, क्योंकि उसने जंजीरें देख ली थी। वह नेता को पहले पकड़ने का निश्चय करता है, पर व्हाइट कहता है छोड़ दो, क्योंकि सब प्रयास व्यर्थ है। लिन झुककर ऊर्जा के पंख और सींग उगाता है। उसे लगता है गति उसका हथियार है। वह चिल्लाता है, बिना परखे कैसे जानूं? जोर से उछलता, रास्ते में सब कुछ तबाह करता है। व्हाइट बचता है, पूछता है कि क्या उसने पहले ही यह नहीं कहा था, क्योंकि उसके अंतर्ज्ञान ने पहले ही लीन के हमले की दिशा को भांप लिया था। लेकिन जब वह बगल में देखता है तो हैरान रह जाता है। लीन अराजक तरीके से दौड़ रहा था ताकि वे यह न जान सके कि वह कहां से आ रहा है। तो वह कहता है कि चूंकि व्हाइट उसके हमले के रास्ते को देख सकता है, वह सैनिक की सहज बुद्धि में बाधा डालने के लिए और रास्ते बनाएगा, क्योंकि भी उसकी ताकत थी, और जब तक वह काफी तेज है, वह हमेशा व्हाइट की कमजोरी ढूंढ सकता है। व्हाइट ने जंजीरों को तोड़ दिया और दोहराया कि गति उसका लाभ था और वह बहुत आत्मविश्वासी था। प्राणी अपनी टूटी हुई जंजीर के साथ बगल की ओर देखता है, फिर उसका अग्रभाग एक ब्लेड का रूप ले लेता है और वह भी आगे बढ़ने की तैयारी करता है। व्हाइट कहता है, लिन ही अकेला तेज नहीं था। वहां से लिन मोह घायल हो जाता है। वह समझ नहीं पाता क्या हो रहा है। प्राणी फिर वापस हमला करने दौड़ता है और वह देखता है कि इतने बड़े होकर भी वह बेहद फुर्तीला है। तब राक्षस अपने अग्रबाहु से ब्लेड निकालता है। लड़के पर चौंकता है क्योंकि वार उसकी गर्दन चुभ गया। लिन ब्लेड थामकर कहता है, यह बहुत करीब था। व्हाइट लिन मुंह से कहता है, विरोध बंद करो, और बंदूक लिन के सिर पर तान देता है, क्योंकि ऐसे मौसम में लाश घसीटना बड़ी मुसीबत है। लिन कहता है कि उससे ऐसे बात मत करो और सोचता है कि क्या ऊपर वाले उसे वहां मरने देंगे, क्योंकि व्हाइट तो बस नेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक कुत्ता था। कुछ पत्थर के टुकड़े जमीन से उठते हैं। व्हाइट उन्हें देखकर चौंकता है और वे साथ जुड़कर अचानक एक चीज बनते हैं। लिन ने हथियार को एक तरफ हटा दिया और शार्क संरचना पूरी तरह बन गई, जिससे लड़का उसकी ओर दौड़ पड़ा। व्हाइट राक्षस पर निशाना साधे रहता है, पर लिन तलवार तक पहुंचकर मूठ कस लेती है। तभी व्हाइट के पीछे भारी विनाशकारी धमाका होता है। वह चौंकता है कि क्या हुआ, क्योंकि लिन के पकड़ते ही और बिजली कड़क उठती है। हवा भी दहल उठती। उसका चेहरा कुछ हिस्सा सफेद पड़ता है। फिर वह जमीन से शार्प तलवार खींचता है, मूठ घुमाकर दिखाता है कि वह असल में भाला है। अब उसका कवच नीले सफेद रंग में चमकता, लड़ाई को तैयार और सबको मुकाबले के लिए चिताता है। लिन भाला जमीन में गाड़कर कहता है, दूसरा दौर शुरू करें। व्हाइट को लगा बुद्धिमत्ता सही है। लिन बढ़ता जा रहा था, जारी रहा तो हालात कठिन होंगे, इसलिए उसे तुरंत खत्म कर लिंग को विकसित नहीं होने देना था। हाथ उठाकर लड़ने की बात कहता प्राणी अपनी अग्रबाहु से दूसरा ब्लेड बनाता है और लीन मुंह पर ऊर्जा की तीखी कांटे लगातार फेंकता है। लड़का हमले देखकर याद करता है, वक्तर ने कहा था नीला मतलब अवशोषण। उसी पल वह भाला घुमाकर तुरंत बचाव करता और सारे वार ढाल सा रोक लेता है, पर उसका भाला लाल पड़ता है और कवच का रंग गहरा लाल हो जाता है। व्हाइट सोचता है, ये क्या हो रहा है। लीन भाला फेंकने को उठाता है और अधिकतम रफ्तार से सीधे उन दोनों पर दाग देता है, जो रास्ते में हर चीज चूर कर देता है।
व्हाइट समझ जाता है। उसने वार को टाला नहीं, उसे पूरी तरह अपनी ऊर्जा में बदल लिया। सफेद कवच की ओर भाला आता देख वह सैनिक को तन जाता है। भाला आगे की ढाल से टकराता है और ढाल धीरे धीरे लाल पड़ती है। लिन कहता है कि क्षेत्र की ताकत दोनों को निष्क्रिय कर सकती है, क्योंकि भाला काले शाद के टुकड़ों से बना था और ऊर्जा अवशोषित करने के बाद वही बल क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। लेकिन तटस्थ करने वाले साबुन के बुलबुलों के विपरीत, जैसे ही बल क्षेत्रों ने एक दूसरे को रद्द किया, प्राणी के सामने एक विस्फोट हुआ जिससे वह व्हाइट के पीछे उड़ गया। सैनिक हैरान है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसकी सफेद बख्तरबंद पोशाक उस प्रहार से बेहोश हो गई थी। व्हाइट प्राणी को बैरियर में लौटा देता है, कहता है वह चोटिल है और कुछ देर आराम कर सकता है। वह पूछता है क्या लिन आगे बढ़ेगा। लड़का कहता है मैं बेवकूफ नहीं, व्हाइट के अंतर्ज्ञान के आगे तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। पालतू बिना व्हाइट भी उसे कुछ नहीं कर सका। व्हाइट ने पालतू होने की बात दोहराई। लिन भाला तानकर कहता है कि वे गतिरोध में फंसे हैं। व्हाइट इसे फिर दोहराता है, सोचता है कि क्या सब्जेक्ट शून्य वाकई गलत था। उसे खुद को भी देखना चाहिए, क्योंकि वह बर्फ हिम से निकलने वाले सफेद दानवों सा लगता है। लिन को फिर भी लगा हालात बराबरी के हैं, पर व्हाइट सहमत नहीं था, इसलिए वह साथी पर चिल्लाया। साथी ने गिटार छेड़ा। लिन ने पलटकर वही धुन पहचानी और पास का बड़ा स्पीकर कानफाड़ू आवाज में गरजा। लड़का पूछता है क्या हुआ, क्योंकि सिर दर्द है। सुनहरा बालों वाला गिटार बजाते हुए गाना भी शुरू कर देता है। लिन ने देखा कि परजीवी संगीत का विरोध कर रहा था, लेकिन गीत कहता है कि जब सितंबर खत्म हो जाए तो जाग जाओ। तभी परजीवी उसका शरीर छोड़कर जमीन पर गिरता है। लिन मुंह से अलग और लड़के की आंखें बंद कर देता है। लड़का गिटार की ओर हाथ बढ़ाता है। सामने कॉर्बन उसका हाथ थाम लेता है। व्हाइट ने कहा कि वह देर से है। कॉर्बिन ने माफी मांगकर पूछा क्या कुछ रोमांचक छूट गया। व्हाइट ने हाँ कहा, और अब फर्क नहीं, मिशन पूरा था और मदद के लिए एजेंट कॉर्बन को धन्यवाद मिला। पोर्ट बोला मत कहो। 30 मिनट पहले उसने कंप्यूटर एक्सेस किया, निगरानी कक्ष में झपकी लेते हुए, एजेंट्स के घुसने की रिकॉर्डिंग देखते हुए और फिर निगरानी कक्ष का दरवाजा खोलते हुए। व्हाइट ने कॉर्बन के सिर पर बंदूक तान दी, जिससे वह युवक डर गया। सोते हुए उसे 3 आदमियों ने जगाया तो कोच से बोला उसके पास कोई छिपी जड़ी बूटी नहीं, ये काम उसने काफी बरसों पहले से ही छोड़ दिया था। व्हाइट ने कॉर्बन से अजीब बातें कहना शुरू कर दिया, जिससे वह युवक बैड बॉयज यूनिट के बारे में ट्रांस में उन शब्दों को दोहराने लगा। व्हाइट ने कहा यह हथियारों का जवाब है। कॉर्बन बोला जवाब 21 दे रहा है। वह कहता है। व्हाइट ने पूछा कि वह क्या था, लेकिन ब्रावो ने समझाया कि वे फील्ड एजेंट्स हैं, जिन्हें बैड बॉयज के सीक्रेट एजेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। कॉर्बन ने अपना सिर कीबोर्ड पर मारा। अब वह बेहोश था, व्हाइट के सामने होश में था। ब्रावो ने पूछा कि क्या हो रहा है और क्या रोड्स ने यह किया जबकि ली को पता नहीं था। रोड्स ने कहा मैंने नहीं किया, सुविधाएं पुरानी है, मैं उन्हें रिमोट से नहीं चला सकता, इसलिए यह खराबी है। कॉर्बन अचानक ही जाग उठा। व्हाइट ने कहा कि उन्हें सब्जेक्ट शून्य लिन में और बचाए गए लोगों को ब्रीफिंग के अनुसार पकड़ना है, लेकिन इसके लिए उनकी वर्तमान लोकेशन चाहिए थी और कॉर्बन ने अपना फोन उठाया और उनसे इंतजार करने को कहा, क्योंकि बिजली कटने के कारण सब्जेक्ट शून्य और बाकी लोग शायद अपनी जगह बदल चुके हों, इसलिए टीम को अलग अलग होना बेहतर था। और जब सब्जेक्ट 0 को पकड़ने की बात आई तो उनकी 5 पावर से पकड़ने के लिए काफी नहीं थी, लेकिन उसके पास एक तरीका था, इसलिए उसे कुछ चाहिए था। सबसे पहले मैगी ने पूछा कि क्या हो रहा है और मार्क लिन भी क्यों चले गए। फिर मैगी को कैमरा मिला और डोरोथी ने पूछा कि यह क्या है और क्या वे राक्षस हैं, लेकिन कॉर्बन ने इससे इनकार किया। क्यों ने देखा कि मैगी कॉर्बन के डिब्बे से क्या ले रही थी। मैगी ने माफी मांगी और डॉक्टर पास आकर पूछने लगी कि वे क्या है। उसने देखा कि वह एक कैमरा है और उसके ऊपर नेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो का पता लिखा है। कॉर्बन ने अपनी बंदूक तानी और डॉक्टर को अपने हाथ ऊपर उठाने का आदेश दिया। डोरोथी ने पूछा कि वह क्या कर रहा है, लेकिन कॉर्बन बोलता रहा कि वह एंटी बायोटेररिज्म कॉम्बैट फोर्स की प्रमुख है। जॉन ने कहा कि वह बुरा आदमी रहा है, लेकिन कॉर्बन ने उस पर चिल्लाया कि उम्मीद के साथ खिलवाड़ मत करो। डॉक्टर ने अपनी जैकेट से बंदूक निकाली, फिर कॉर्बन ने उस पर गोली चला दी। बंदूक से निकली गोली गर्म थी, लेकिन वह आपके सामने जमीन पर गिर गई। डोरोथी और मैगी फर्श पर डरी हुई थी, लेकिन जू चलती रही, केवल उसके बाल जमीन को छू रहे थे। कॉर्बन बोला खुद पर काबू रखो, अगली बार मैं निशाना नहीं चुकूंगा, इसलिए हाथ वहीं रखो जहां मैं उन्हें देख सकूं, और घूमकर पीट करो। जाओ बड़बड़ाया कि फील्ड एजेंट हमेशा जरूरत से ज्यादा बिल्कुल सख्त होते हैं। छोटे बालों में उसने पूछा क्या मुख्य असल निशाना वही टेस्ट सब्जेक्ट था, और क्या वो उसे देखते हुए दोस्त बनकर रह रहा था, जबकि शायद उसे ये यादें थी ही नहीं। कॉर्बन ने पूछा कि वह किस बारे में बात कर रही थी, लेकिन रेडियो ने रिपोर्ट किया कि अल्फा जवाब नहीं दे रहा था और ब्रावो और डेल्टा घायल हो गए थे। कॉर्बन ने कहा उसने बचे लोगों को ढूंढ लिया है और पूछा क्या घायलों को भेज सकते हैं, क्योंकि पास ही डॉक्टर है। ब्रावो ने पूछा कि वे कैसे हैं, लेकिन असल में वे बिना जटिलताओं के अपनी जान नहीं बचा पाए थे, लेकिन उनके घाव पहले ही सिल चुके थे, इसलिए उसे चिंता नहीं करनी थी। कुछ गंभीर नहीं था। पूछा क्या रोड्स प्राइवेट चैनल इस्तेमाल कर सकता है, उसने पूछा। वो क्या है? क्यों ने उसे धन्यवाद कहने को कहा और पूछा इसका। कॉर्बन ने पूछा कि उसका क्या मतलब है, कहते हुए कि वह एक गद्दार एजेंट है और शायद ये फ्रीजिंग उन्हीं से जुड़ी है, उन गद्दार एजेंट से। उसने पूछा इसका क्या मतलब? क्यों? बस बोल, वही गद्दार हैं।
जिन्होंने हमें धोखा दिया। और प्रोजेक्ट ओरबेन परियोजना का जिक्र सुनकर चौंक गया, लेकिन डॉक्टर ने समझाया कि वह बृहस्पति के दूसरे चंद्रमा की बात कर रही थी और पहले वैज्ञानिकों का मानना था कि वही सबसे संभावित स्थान है।